जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग चलेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। आप लोग को मालूम ही होगा कि जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पढ़ लिया है, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, बंगाल के गवर्नर जनरल, इन सभी चीज़ों को ढंग से पढ़ लिया है। लेकिन आज का जो क्लास रहेगा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा हर पॉइंट को। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अगर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की बात की जाए तो भारतीय क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष किए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने पढ़ाया था प्लासी का युद्ध, बक्सर का, उसके बाद से 1857 का विद्रोह। लेकिन 1857 के विद्रोह को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं मानी। लेकिन टेक्निकल इशू था, लेट का कारण। लेकिन आज के डेट में यदि बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जो वर्तमान प्रयास किए गए ये महत्वपूर्ण प्रयास रहे। जैसे कि सबसे पहले अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था कि एक ऐसी संस्था बनाए जो हमारे लिए दलालों का काम करे। बनाई तो इसी उद्देश्य से थी, लेकिन यहां पर आते आते सभी उद्देश्य बदल गए और ये लोग क्या करने लगे, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए काम करने लगे। तो चलिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भाग में? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, 3 चरणों में डिवाइड करेंगे। कितने चरणों में? 3 चरणों में। जो इसके पहला चरण होंगे उसको बोलेंगे उदारवादी चरण। उदारवादी चरण। अगर दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरा चरण हो गया उग्रवादी चरण। दूसरा चरण हो गया उग्रवादी चरण या क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, क्रांतिकारी चरण। अगर तीसरे चरण की बात कर जाए तो इसको कहते हैं गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण। ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए 3 चरणों में प्रयास किए गए थे। एक बोले उदारवादी चरण, दूसरा बोले उग्रवादी चरण, तीसरा बोले क्रांतिकारी चरण। उदारवादियों का जो काल माना जाता है ये कब से कब माना जाता है? तो 1885, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय से 1885 से लेकर के 1905 तक इसको मानते हैं क्या? उदारवादी चरण। 1885 से 1905 के बीच के काल को क्या मानते हैं? उदारवादी चरण मानते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो 1905 से लेके जब तक गांधी जी पूरे फुल फ्लेज में नहीं आए 1919 तक इसको उग्रवादियों का काल माना जाता है, क्रांतिकारी चरण माने जाते हैं। उसके बाद से यदि गांधीवादी चरण की बात की जाती है तो 1919 से लेके 1947 48 जो भी कहिए, 47 में देश स्वतंत्र नहीं हो गया था, 1947 तक इसे गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। तब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को 3 रूपों में हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे उदारवादी चरण का। किसका? उदारवादी चरण का। तो उदारवादी चरण की बात करते हैं तो कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव देखने को मिला।
तो मैंने बोला कि कांग्रेस पर सबसे पहले उदारवादी नेताओं का प्रभाव देखने को मिला। तो उदारवादी नेता जो हिंसा को प्रिय नहीं देखते थे, तो उस समय की जो पार्टी थी, कौन पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। तो यहां पर एक पॉइंट दे के बात कर सकते हैं कि कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव देखने को मिला। प्रभाव देखने को मिला। ये उदारवादी नेता जो थे, जो मारपीट से दूर रहते थे, शांति के लिए काम करते थे। तो जो नेता शांति के लिए काम करते थे उसे उदारवादी नेता कहा गया। जैसे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? उदारवादी थे कि उग्रवादी थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये कौन थे? तो ये व्यक्ति उदारवादी नेता थे। और उदारवादी नेता का आप लोग नाम लिखिए। उदारवादी मतलब कि उदारवादी क्या है? उदारवादी का मतलब हो गया कि जो लोग उदार विचारधारा के थे, कि अंग्रेजों से हम लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। लिबरल, लिबरल, मारपीट पर भरोसा नहीं रखते थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने आपको धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी, और क्या एकदम शांति प्रिय ढंग से। उसके बाद से आपको उदारवादी नेता में यदि बात करते हैं, उदारवादी नेता में तो एक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी, ये आपको उदारवादी नेता रहे। उसके बाद से गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन रहे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु नाम बताइए। तो गांधी जी तो थे ही यार, अभी तो गांधी जी को गांधीवादी चरण में लाएंगे। उनके पहले की बात करते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बात करते हैं तो और नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके अलावे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, ये प्रमुख नाम है। फिरोज शाह मेहता। अब कहिएगा कि सर इनाम से क्या फायदा है? आप लोग कह सकते हैं इस नाम से यही फायदा है कि इनमें से क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन से उदारवादी नेता नहीं है। तो 3 गो क्रांतिकारी का, 3 गो इसमें का, 1 क्रांतिकारी नेता का नाम डाल देगा, लाल बाल पाल में से। तो ये लोग क्या थे? उदारवादी नेता थे। इन लोगों का सोच था, मानना था कि अंग्रेजों से यदि बातचीत करेंगे, अंग्रेजों के साथ बातचीत करेंगे, अंग्रेजों के सपोर्ट करेंगे, अंग्रेजों के सहयोग करेंगे और समझाएंगे तो हमारे देश को लौटा सकते हैं। लेकिन अंग्रेज कहां इतना सीधी खीर थे कि वो लौटा दे। तो उदारवादियों का जो काल रहा बहुत कम काल रहा, 1885 से 1905 में। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने एक भी इन लोगों का नहीं सुना। प्रशासनिक विफलता के कारण, प्रशासनिक विफलता के कारण, या कह सकता था कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से इसने क्या किया? भारत में फूट डालने की बात कर दी, यानी बंगाल का विभाजन किया। जहां से बंगाल विभाजन किया 1905 से, आप लोग यहां देख सकते हैं 1905 से जहां से बंगाल विभाजन किया, वहीं से क्या हो गया? उग्रवादी चरण या क्रांतिकारी चरण की शुरुआत हो गई। इसका तो मैंने डेट बोल दिया था, टाइम। इसका टाइम क्या बोले थे जी? 1885 से 1905 के बीच में। अब आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जिसको कि क्रांतिकारी चरण बोलते हैं, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, जिसको क्रांतिकारी चरण भी बोलते हैं, क्रांतिकारी चरण भी बोल सकते हैं। क्रांतिकारियों का काल रहा।
इस काल को यदि इंडिकेट करना है, समझना है, तो 1905 से 1919 के बीच की घटना को हम लोग देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1905 से 1920 के काल जो रहे, यह कांग्रेस के उग्रवादी चरण के काल रहे। कौन काल रहे? उग्रवादी चरण के। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे जी? लॉर्ड कर्जन। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे बंगाल का विभाजन किया। कहा कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से विभाजन का निर्णय लिया। तो लॉर्ड कर्जन ने एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय, निर्णय लिख देते हैं, बस का निर्णय समझ जाइएगा। ये निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय दिया। अकोज क्या दिया कि यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासन के सुविधा के दृष्टिकोण से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जैसे ही बात सुना तो एक बच्चा कह रहा है कि लात के देवता बात नहीं सुनता है सर, ये बात अलग है। लेकिन जैसे उसने विभाजन का निर्णय लिया तो उग्रवादियों ने कहा कि देखिए आज तक ये लोग सुन नहीं रहा था। उग्रवादियों ने उदारवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करार दिया था। क्या करार दिया था जी? इसको ना, इन लोगों को ना उग्रवादियों ने क्या कहा था? इन लोग उदारवादियों को कहते थे कि लोग राजनीतिक के भीख मांगने वाले हैं। राजनीतिक भिक्षावृत्ति करार दिए थे। भिक्षा वृत्ति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति करार दिए थे। यानी ये लोग राजनीति के भीख मांगने वाले लोग हैं। अंग्रेज भीख मांगने से नहीं देगा, अंग्रेज लात मारने से देगा। तो उन लोगों का ऐसा कहना था और ये लोग लात पर भरोसा किए, अपने गटा पर भरोसा किए। ये कहे कि अंग्रेजों को जब तक डिस्टर्ब नहीं करिएगा तब तक वह आपकी बात को सुनेगा नहीं। लेकिन इसने प्रशासनिक कठिनाई किया, लेकिन इसका उद्देश्य जो था हम भारतीय समझते हैं, इसका उद्देश्य था फूट डालो और शासन करो। फूट डालो, शासन करो, यही उसका उद्देश्य था। किसका? लॉर्ड कर्जन का, अंग्रेजों का उद्देश्य। तो क्या हुआ कि 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा आंदोलन होने लगा। भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा आंदोलन होने लगा, जिसमें कि कह सकते हैं जो आंदोलन चालू हुआ 7 अगस्त से, उसका नाम रहा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। इस स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों ने कहा, इस स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों का नारा था कि स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। यानी कहीं ना कहीं हम भारतीयों को ही सपोर्ट करेंगे। क्लियर? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस टॉपिक को पेन और कॉपी लेके लिख लीजिएगा, वीडियो को देख देख के, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, रहते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद से उसी के साथ एक बंगाल का स्पेशल आंदोलन जिसको बोलते हैं बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। किसके विरुद्ध में? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंग मतलब बंगाल, और भंग मतलब तोड़ना। वह बंगाल को क्या किया? प्रशासनिक दृष्टि का हवाला देकर के 2 भागों में तोड़ दिया। एक पश्चिमी बंगाल जिसको कि आज बंगाल है, और जो एक पूर्वी बंगाल जिसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? इसी में एक नारा दिया था, इसी में एक नारा दिया गया था, अमार सोनार बंगला।
जो गीत, नारा, सॉरी गलती बोला गया, नारा नहीं गीत, इसी में जो एक गीत गाया गया था उस गीत का नाम क्या था? अमार सुनार बंगला। अमार सुनार, नारा नहीं गीत है, बंगला, अमार सुनार बंगला। यह जो गीत था, इस गीत को कह सकते हैं कि आज के डेट में यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, अमार सुनार बंगला, जो कि यहां पर बंग भंग आंदोलन के समय गाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, जी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों की एकता और अखंडता में कहीं दिक्कत ना आवे। अमार सुनार बंगला, ठीक है ना, ये भारतीयों के क्रांतिकारियों के कहीं भी दिक्कत ना आवे, इसके लिए अमार सुनार बंगला एक गीत लिखी गई थी। उसके बाद से जैसे ही बंग भंग आंदोलन चालू हुआ तो अंग्रेज जानबे करते हैं कि आंदोलन को बहुत अच्छा ढंग से दबाने जानता था। अंग्रेज बहुत अच्छे ढंग से आंदोलन को दबाने जानता था। तब तक देखिए कि इसका थीम क्या था? फूट डालो और शासन करो। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, लिख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई उसके अकॉर्डिंग वह सफल हो गया। और 1906 में, कब? 1906 में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसकी? मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी आगा खां किए थे। स्थापना, स्थापना कौन किया था? आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां। उस समय यदि बात करते हैं तो ढाका, कहां पर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? तो ढाका में। कहां पर? ढाका, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका, ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। और कुल मिला के यदि बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका, ढाका में हुई थी। और इसके अगले पॉइंट पर यदि चर्चा करते हैं, इसके अगले पॉइंट पर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ढाका में हुई थी। और उस समय ढाका के नवाब कौन थे? सलीम उल्लाह खां। कौन थे जी? सलीम उल्लाह खां। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी और किसने किया था। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य यही है, मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य यही है कि कांग्रेस कांग्रेस और हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना, हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना। तब तक यहां पर अलग से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो भारतीय कांग्रेस के कुछ हिंदू मेंबरों का कहना था कि जब एक अलग पार्टी मुस्लिम लीग बन ही गई तो इसको हिंदू पार्टी घोषित कर दिया जाए। और कुछ लोगों का यह मत था, लेकिन सभी का मत नहीं था। लेकिन इस मत को ना कहीं भी जगह नहीं मिली, थोड़ी सी भी जगह नहीं मिली। एक दो मेंबर उठाए, लेकिन यहां पर तो यह बात स्पष्ट हो गई कि इसने अलग करने का प्रयास जो किया उस पर सफल हो गया। यदि इसके आगे बात करते हैं तो 1907 में यहीं से विरोध होने लगा और कुछ लोग गरम दल के थे और कुछ लोग नरम दल के थे। तो गरम दल और नरम दल में क्या हो गया? यहां से विभेद हो गया। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कहां पर? सूरत अधिवेशन। उग्रवादी चरण पढ़ा रहे हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। कौन थे जी? रास बिहारी बोस, ठीक है ना। तो इन्होंने, इन्हीं की अध्यक्षता में यहां पर सूरत में जो सोचा अंग्रेज होते गया, यहां पर कांग्रेस भी टूट गया। क्या हो गया जी? कांग्रेस में फूट पड़ गई। किसमें? कांग्रेस में। कांग्रेस में फूट पड़ गई। और जो कांग्रेस में फूट पड़ी वह किस रूप में पड़ी? तो एक हो गया गरम दल, एक क्या हो गया? नरम
दल। तो जो क्रांतिकारी विचारधारा के मानते थे वो गर्म दल में आ गए, और जो आम विचारधारा सोचते थे वह नरम दल में आ गए। अब नरम दल के तो मैंने तमाम नेताओं का नाम बताया था, उदारवादी। इसके अलावे यदि बात करते हैं नरम दल के नेताओं का, तो आपको गांधी नेहरू रहेंगे। लेकिन गरम दल के नेता जो रहे उनकी बात करते हैं तो गरम दल के जो नेता थे थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं गरम दल लिखने के लिए। तो गरम दल के नेता जो थे, गरम दल, ये थे लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। एक गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। इन लोग का कहना था कि अंग्रेज ऐसे नहीं सुनेगा जब तक उसके मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा, तब तक अंग्रेज एक भी बात को सुनने वाला नहीं है। एक हम लोग का कहना नहीं था, एक कहना था किसका? क्रांतिकारी लोगों का। लेकिन एक उदारवादी विचारधारा था, एक कहा कि खून खराबा हत्या से कुछ नहीं मिलने वाला है, हम लोग बातचीत करेंगे तो सब कुछ निपट जाएगा। इसमें एक बाल की बात करते हैं, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक की यदि बात करते हैं, तिलक का, तो तिलक ने भारतीय एकता बनाने के लिए 1993 में और 1995-96 में, एक तो 1993 में इन्होंने गणपति महोत्सव शुरू किया। गणपति महोत्सव, तो गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्यों किया था? एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इसके बाद सॉरी, यहां पर गलती लिखा गया, 1800 होना चाहिए और कहीं गलत नहीं लिखे हैं, 1893 में। उसके अलावे यदि बात करते हैं तो इन्होंने 1895-96 में, 1895-96 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। क्या? शिवाजी महोत्सव। इन्होंने 1895-96 में शिवाजी महोत्सव बनाने की शुरुआत की, ताकि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जोड़ करके यहां पर विकास के कार्यक्रमों को, या कह सकते हैं कि देश के मुख्य धारा में लोगों को जोड़ा जा सके। तो 1895-96 हो गया। 1897 में 1897 आ गया। अगला पॉइंट क्या रहेंगे? 1897। तो एक घटना घटी 1897 में। तो 1897 की घटना है कि दामोदर चापेकर ने प्लेग कमीशन के जो कमिश्नर थे मिस्टर रैंड, उनकी हत्या कर दी। कौन सी? तो इसको कह सकते हैं कि 1897 में दामोदर चापेकर ने, कौन जी? 1897 में दामोदर चापेकर ने एक प्लेग कमीशन, उस समय प्लेग एक रोग होता है, चूहा से फैलने वाला रोग, प्लेग कमीशन के अध्यक्ष, प्लेग कमीशन के अध्यक्ष मिस्टर रैंड। प्लेग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर रैंड। इनकी हत्या कर दी। तो अभी मैंने पिछले पेज में लिखवाया था कि नहीं लिखवाए हैं, आगे बताते हैं। तो मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। हत्या कर दिए कौन? दामोदर चापेकर। तो आप देखिएगा कि अगर बात करते हैं तिलक का, तो तिलक द्वारा 2 पत्रिकाएं निकलती थी। तिलक के द्वारा 2 पत्रिकाएं निकलती थी। एक पत्रिका का नाम था मराठा और दूसरा का नाम क्या था? केसरी, जो बहुत फेमस हुआ।
मराठा जो था इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था, केसरी जो था मराठी भाषा में लिखा जाता था। तो ये जो पत्रिका का मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज बता दूं, इस पत्रिका का थोड़ा सा काम बता दूं, इस पत्रिका का कि अगर केसरी की बात करते हैं तो केसरी पत्रिका में इन्होंने शिवाजी, जैसे शिवाजी अफजल खां की हत्या किए थे, उसी तरह से अफजल खां बता दिया मिस्टर रैंड को और दामोदर चापेकर को शिवाजी बता दिया। तो इस तरह से कुल मिला के कह सकते हैं कि जहां तक ये दोनों पत्रिकाएं हैं, कौन, मराठा और केसरी, इससे पता चलता है कि दोनों पत्रिकाएं क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय भावनाओं को भड़का रही थी। तो इनका काम ऐसे भी समझ गए कि गरम दल के नेता थे और काम क्या कर रहे थे, भड़काऊ काम कर रहे थे। उसके बाद से आपको तमाम गुप्त संस्थाएं बनने लगी, क्रांतिकारियों के, तमाम क्रांतिकारियों की गुप्त संस्थाएं बनने लगी। बढ़िया से कहानी को सुन लीजिए तो फिर कैसे याद रखना पड़ेगा। तो जैसे ही यहां पर 1897 आया, तब क्या आ गया, 1904 आ गया। तो 1904 की घटना क्या है, 1904 में एक बहुत अच्छी घटना घटी। 1904 में एक बहुत अच्छी घटना घटी, इस घटना को देख लिया जाए। यदि बात करते हैं 1904 का, किसका, 1904, तो 1904 की घटना को एक लाइन याद रखिएगा कि विनय दामोदर सावरकर ने एक अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था का गठन किया। यहां से क्रांतिकारी लोग आगे बढ़ने लगे। अब ये केवल लाल बाल पाल ही नहीं रहे, आपको विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किया। विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने एक संस्था का गठन किया, जिस संस्था का नाम क्या रहा, अभिनव भारत। अभिनव भारत, विनय दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था, गुप्त मतलब कि अंग्रेजों के सामने तो ये लोग नहीं आ सकते थे, तो एक गुप्त संस्था का गठन किया। किसका, अब इस संस्था का उद्देश्य क्या था कि क्रांतिकारी पैदा करना। क्या था जी, क्रांतिकारी पैदा करना। विनय दामोदर सावरकर ने एक क्वेश्चन पूछेगा कि अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किसने किया था, बीडी सावरकर। कब किए थे, 1904 में। इसका काम क्या था, क्रांतिकारियों के गतिविधियों को मजबूत करना। विनय दामोदर सावरकर का काम क्या था, क्रांतिकारियों के गतिविधियों को मजबूत करना। बीडी सावरकर, 1904 में विनय दामोदर सावरकर ने एक संस्था खोली जिसका नाम रहा अभिनव भारत। एक क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद की यदि बात करते हैं तो 1907 में एक अनुशीलन समिति बनी। अनुशीलन समिति कब बनी, अगला क्वेश्चन, 1907 में अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक कब बनी थी, 1907 में। अब ये समिति कैसी थी, तो क्रांतिकारियों की समिति थी। कैसी समिति थी, क्रांतिकारियों की समिति थी। अनुशीलन समिति कैसी समिति थी, तो यह क्रांतिकारियों की समिति थी जिसका नाम रहा अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति का नारा क्या था, इस समिति का ऐसे ही बात पता चल जाएगा। इस समिति का नारा क्या था, खून के बदले खून। यानी ये समिति जो थी क्रांतिकारी गतिविधि को काफी ऊपर उठाने के लिए सीधे इसका नारा क्या था, खून के बदले खून। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका गठन कौन किए थे, तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। गठन कौन किए थे, बरिंद्र कुमार घोष
घोष और भूपेंद्र दत्त। मैंने बताया था कि 1905 के बाद छोटे छोटे स्तर पर तमाम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी संस्था आने लगी और धीरे धीरे अंग्रेजों को डिस्टर्ब करने के लिए क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इन लोगों का, गर्म दल के लोगों का मानना था, क्रांतिकारी लोगों का मानना था कि जब तक पीटिएगा नहीं तब तक ये लोग सुनेगा नहीं। यही खत्म नहीं हुआ। 1909 में ये घटना यही खत्म नहीं हुआ। 1909 में मदन लाल ढींगरा थे। 1909 में एक व्यक्ति थे मदन लाल ढींगरा। एक व्यक्ति थे 1909 में मदन लाल ढींगरा। उन्नीस सौ नौ में एक व्यक्ति थे मदन लाल ढींगरा। देखिए, आसानी से पीडीएफ से तो डेली होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को ना लिख के पढ़ा रहे धीरे धीरे आराम से, ताकि एक टॉपिक आपको याद हो जाए। ठीक है ना? ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडियन नेशनल, मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे और इसी का पीडीएफ आप लोग को टाइप करके मिल जाएगा। बोर्ड का पीडीएफ या डायरेक्ट बोर्ड ही मिल जाएगा। ये छोटे छोटे क्रांतिकारी आंदोलन थे। तो मदन लाल ढींगरा जो थे 1909 में ये लंदन गए और लंदन जाकर के, लंदन गए और लंदन में जाकर के जो अंग्रेजों के राजनीतिक सलाहकार थे, कौन थे जी? जो अंग्रेजों के राजनीतिक सलाहकार थे। सलाहकार थे, उनको क्या किए? उनकी हत्या कर दिए। उनकी क्या किए? हत्या कर दिए कि यही व्यक्ति ने सब सिखा रहा है, यही व्यक्ति सब करा रहा है, इसलिए लंदन में जाके हत्या कर दिए, जिसका नाम था करजन बथाली। करजन बथाली, क्या नाम था जी? करजन बथाली की हत्या कर दिए। तो करजन बथाली की हत्या कर दिए। तो आप इस सोच लीजिए कि ये लोग किस टाइप के उग्रवादी थे कि यहां से जाके लंदन में हत्या कर दिए मदन लाल ढींगरा। और लंदन में उनको ये बात मालूम था, उनको ये बात मालूम था कि यहां से यदि हत्या किया जाता है, यहां से हत्या करेंगे तो हम बच नहीं सकते हैं। उसके बाद भी ये लंदन जाकर के हत्या कर दिए। एक मैं बात बता रहा हूं, एक नाम और बता रहा हूं, मैडम भीखाजी कामा। एक मैं और नाम बता रहा हूं, मैडम भीखाजी कामा। एक नाम और लिख लीजिएगा, मैडम भीखाजी कामा का। मैडम भीखाजी कामा। आप लोग तो बहुत सारे ढेर लोगों को देखे कि जो पुरुष थे और क्रांतिकारी थे, लेकिन महिला क्रांतिकारी का भी एक नाम जान लीजिए कि मैडम भीखाजी कामा जो थी, एक कहां की महिला थी, मैंने किस कौम की महिला थी? तो एक पारसी महिला थी। अगर मैडम भीखाजी कामा के विषय में बात करते हैं तो यह एक पारसी महिला थी, जिसने, मैडम भीखाजी, जिसने भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, जिसने भारतीय क्रांतिकारियों के गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रेडियो का प्रसारण भी कर रही थी। तब मैडम भीखाजी कामा को ना भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। महिला थी इसलिए जननी। मैडम भीखाजी कामा को क्या कहता है? भारतीय क्रांतिकारियों की जननी। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को क्या कहता है?
भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है? कोई दिक्कत? तो आज तक हम लोगों ने पुरुषों के विषय में बहुत कुछ देखा था, लेकिन कुछ महिलाओं के विषय में भी देख लिया कि जिन्होंने रेडियो को संचालन कर रही थी। कौन महिला थी? मैडम भीखाजी कामा। अब द्वितीय चरण में, क्रांतिकारी चरण में और कुछ बातें हैं। हाँ जी, पारसी महिला थी। क्रांतिकारियों की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। पेज बदल दे, अगला पेज ले लेते हैं। अब एक पेज पर आप लोग इसका नाम सुना भी होगा, उषा मेहता भी थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काम की थी। अगर बात करते हैं तो एक वर्ड आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी, यदि गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना 1913 में हुआ था। संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। 1 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था जी? 1 नवंबर 1913 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष यदि बात करते हैं, अध्यक्ष, तो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह। कौन थे जी? मोहन नहीं, सोहन लिखे हैं, सोहन सिंह। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह। यदि गदर पार्टी की यदि बात की जाए, यदि गदर पार्टी की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? थीम। तो गदर पार्टी का उद्देश्य था कि बाहर से क्रांतिकारी गतिविधियों को सपोर्ट करना, बाहर से क्रांतिकारी गतिविधियों को सपोर्ट करना, बाहर से भारतीय क्रांतिकारियों को मदद करना, बाहर से भारतीय क्रांतिकारियों को मदद करना। मदद करना इसका उद्देश्य था। तो एक बात यह भी होता है कि इसकी स्थापना कहां हुई थी गदर पार्टी की? तो गदर पार्टी की यदि स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहां हुई थी? सैन फ्रांसिस्को शहर है किस देश का? अमेरिका के। तो ये लोग बताइए कि भारतीय लोग भारत से बाहर भी रह करके, भारत से बाहर से एक क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे थे। कौन? बाहर से क्रांतिकारियों को मदद कर रहे थे। एक मैं और बात बता रहा हूं, एक और बात बता रहा हूं। कामजाटा मारू की घटना, क्रांतिकारी लोग इतने ही नहीं, ये लोग अब देश के अंदर तो छोटे छोटे, जैसे कि मैंने यहां पर बताया, पीछे में आप देख सकते होंगे, अनुशीलन समिति मैंने बताया, अभिनव भारत बताया, ये सब बताए कि विनय दामोदर चापेकर क्या किए, तिलक क्या किए, छोटी छोटी बात हो गई। लेकिन अब ये लोग ना थोड़ा सा गद्दर पार्टी जब बनाए उसके बाद से ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लगे। ये भारतीय क्रांतिकारी लोग इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लगे, जिसमें कि एक घटना हुई 1914 में, कमजट्टा मारू की घटना। ठीक है ना? कमजट्टा मारू की घटना, इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका से सपोर्ट होने लगा ना इंडिया को। तो कमजट्टा मारू की घटना क्या है, इस घटना को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आ जाते हैं कमजाटा मारू की घटना। कम जाटा, कामजाटा मारू, कामजाटा मारू की घटना।
ये आपको घटना हुई थी 1914 में। एक जापानी जहाज था, सुन लीजिए, केवल इतने सुनिएगा, इसको सुनने वाला बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका क्वेश्चन मैंने लिख दिया, कामजाटा मारू की घटना कब हुई थी? 1914 में। तो एगो जापानी जहाज था, ठीक है ना, पैसेंजर जहाज था। कहाँ का? जापानी जहाज था, जिसको कि एक भारतीय व्यक्ति थे गुरुदत्त सिंह, गुरुदत्त सिंह, एक किराए पर लिए थे, ये जहाज जो थी ना, ये जहाज हांगकांग से कनाडा के लिए जाने वाली थी। कहां से? हांगकांग से कनाडा जाने के लिए थी। हांगकांग से किराए पर चलाने के लिए थे, कि भाड़ा पर जैसे बस चला जाता है ना, वैसे बाबा गुरुदत्त सिंह किराए पर चलाने के लिए थे। हांगकांग से कनाडा के लिए चलाने वाली थी, कनाडा के लिए। तो जब यात्री को लेकर के बैठा के भरी, तो इसमें यात्री कम थे और इसमें क्या थे? क्रांतिकारी ज्यादा थे। तो क्रांतिकारियों को बाहर से भारत पहुंचाने का षड्यंत्र था। तो इन लोगों ने क्या किया कि कनाडा जब जाने के लिए निकली, तो रास्ते से कनाडा न जा पा करके इसको पश्चिम बंगाल के, माने बंगाल के आपको बजबज बंदरगाह पर रोका गया। बजबज बंदरगाह पर रोका गया, ठीक है ना। जब बजबज बंदरगाह पर रोका गया, तो इसमें जैसे ही क्रांतिकारी निकले, यानी कह सकते हैं उग्रवादी निकले, तो जैसे ही क्रांतिकारी निकले या उग्रवादी निकले, जो भी कह लीजिए, तो इन लोगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जैसे ही पुलिस की मुठभेड़ हुई बजबज बंदरगाह पर, तो 18 गो यात्री मारे गए। कहीं कहीं इसको लिखता है 14 यात्री, कोई इसमें बहुत बड़ा दम नहीं है, 14 या 18, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये किताबी भाषा है कि 18 यात्री यहां पर मारे गए। तो जैसे ही 18 यात्री मारे गए, तो टोटल 376 यात्री थे, और बाद बाकी टोटल इस जहाज में टोटल कितने यात्री थे? 376 यात्री थे, जिसमें कि पुलिस मुठभेड़ में 18 यात्री मारे गए, और बाद बाकी लोग को क्रांतिकारियों सहित अंग्रेजों ने यहां पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो ये लोग क्रांतिकारियों को पहुंचाने के लिए भाड़ा पर जहाज भी चला सकते थे। इस लेवल पर, मतलब कि छोटे स्तर पर इन लोगों ने कहां चले गए? राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो मैंने यही सही है, यही मैंने बोला, 18 यात्री उसमें मारे गए थे पुलिस मुठभेड़ में, 18। तो इस तरह से इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी घटनाओं का भी अंजाम देने लगे। अब इसके बाद मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा और आऊंगा। हाँ, 376 इसमें टोटल पैसेंजर थे, जिसमें कि ज्यादातर पैसेंजर जो थे ना, वो क्रांतिकारी ही थे। कामजाटा मारू जहाज में कितने पैसेंजर थे? तो 376 थे। इसमें ज्यादातर क्रांतिकारी ही थे। बजबज बंदरगाह बंगाल का बंदरगाह है, कलकत्ता नहीं पहुंचा, रास्ते से घूम गया। इसके अलावे यदि बात करते हैं, इसके अलावे तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 लखनऊ अधिवेशन, ये थोड़ा क्रांतिकारियों के लिए और उदारवादियों के लिए मिलन का काल रहा, लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस का यह अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। इसमें दो बातें हुई थी, गरम दल और नरम दल में विलय हो गया, और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस में आपस में समझौता हुआ, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं तो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। यहां पर दो बातें हुई थी, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी लिख दे रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी,
के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। कोई दिक्कत? मुस्लिम लीग अंबिका चरण मजूमदार थे, हाँ जी जी। और दूसरा क्या हुआ कि इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आपस में मिले। गरम दल एवं नरम दल का विलय। गरम दल एवं नरम दल का आपस में विलय हुआ। गरम दल और नरम दल आपस में मिले लखनऊ अधिवेशन में। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया था, कांग्रेस सम्मेलन जब बता रहे थे तब भी मैंने पढ़ाया था कि गरम दल और नरम दल का आपस में विलय कब हुआ। अब एक बात करते हैं यहां से आगे, तो एक बात करेंगे जिसका नाम रहा होम रूल लीग। एक बात मैं यहां से आगे करूंगा जिसका नाम रहा होम रूल लीग। आइए एक बात पर लिखते हैं, होम रूल। अगर होम रूल लीग की बात करते हैं तो होम रूल लीग कब आया था? 1916 में। कब आया था होम रूल लीग? अगर दुनिया में बात यदि होम जापानी जहाज था, बस इसी को पढ़ा के लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। अगर होम रूल लीग की शुरुआत की यदि बात करते हैं, शुरुआत यह विश्व के किस देश से हुआ था? आयरलैंड से। होम रूल लीग की शुरुआत विश्व के किस देश से हुआ था? आयरलैंड से, ठीक है ना। और कौन किए थे? कौन किए थे होम रूल लीग की शुरुआत? कौन किए थे? मिस्टर रेमंड किए थे, रेमंड। होम रूल लीग की शुरुआत कौन किए थे? रेमंड किए थे। कब किए थे? तो ये 1916 से पहले की घटना है। अब बात करते हैं भारत में, तब भारत में जो होम रूल लीग आया 1916 में, ये दो व्यक्ति चलाया। कौन चलाया? एनी बेसेंट, बेसेंट, और यहां पर बाल गंगाधर तिलक न लिख के तिलक केवल लिख दे रहे हैं। तो कब चलाए थे दोनों आदमी? 1916 में। कब चलाए थे? 1916 में। तो मैंने बताया यहां पर, आवाज मिल रही है? मैंने बताया कि एनी बेसेंट जो थे ना, ये मद्रास क्षेत्र को, मद्रास से बिलोंग करती थी, मतलब कि मद्रास क्षेत्र में चलाती थी। कौन सी? होम रूल। और तिलक कहां चलाते थे? तो तिलक साहब पूना में चलाते थे। ये लोग एक दूसरे से कभी मिले नहीं, तिलक और एनी बेसेंट मिले नहीं, लेकिन दोनों ने अपने अपने स्तर पर होम रूल चलाया। आप एक क्वेश्चन पूछिएगा कि सर होम रूल होता क्या है? इतना तो भाषण दे दिए, लेकिन होम रूल होता क्या है? तो होम रूल का मतलब होता है नागरिक शासन। होम रूल का मतलब क्या होता है? नागरिक शासन। कहां के नागरिक का? विदेशियों के नहीं। जिस देश में होम रूल चलाया गया वहां के आम नागरिकों के शासन का नाम क्या है? होम रूल। आज का क्लास मैं यहीं पर रोकता हूं। थैंक यू, जय हिंद।